इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। निजी संपत्ति के बंटवारे पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हर निजी संपत्ति को सामुदायिक संपत्ति नहीं कहा जा सकता, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। संपत्ति की स्थिति सार्वजनिक हित में, उसकी जरूरत देखना जरूरी है। ये जो बड़ा फैसला है, देखिए, निजी संपत्ति के बंटवारे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया है। हर निजी संपत्ति को सामुदायिक संपत्ति नहीं कहा जा सकता है, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। संपत्ति की स्थिति देखना जरूरी हो जाता है, सार्वजनिक हित में उसकी जरूरत क्या है यह देखना जरूरी हो जाता है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी निपुण सहगल इस वक्त मौजूद हैं। निपुण से जानते हैं जरा कि कौन सा मामला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बात कही गई है। निपुण, विस्तार से बताइए। देखिए, महाराष्ट्र सरकार के कानून को चुनौती दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में और ये मामला 2002 में 9 जजों की बेंच को रेफर किया गया था। अब जाकर सुनवाई हुई है और फैसला आया है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट यही कह रहा है कि कुछ पुराने फैसले हैं जिनसे एक भ्रम की स्थिति बनती है। जो संविधान के अनुच्छेद 39B, जिसमें संपत्ति को सार्वजनिक हित में दोबारा वितरित करने का कानून बनाने का सरकार को अधिकार दिया गया या अपेक्षा की गई है, वहां पर कुछ पुराने फैसलों में यह कहा गया था कि निजी संपत्ति को भी इसमें शामिल किया जा सकता। अगर सार्वजनिक हित हो रहा है तो किसी की भी संपत्ति को लेकर उसका दोबारा वितरण कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि इस तरह से हर निजी संपत्ति को सामुदायिक संपत्ति बताकर उसका अधिग्रहण सरकार नहीं कर सकती और उसका वितरण नहीं कर सकती। हालांकि इसमें थोड़ा सा मार्जिन सुप्रीम कोर्ट ने जरूर छोड़ा है कि अगर वाकई में बहुत बड़ा सार्वजनिक हित होना है, उस संपत्ति की बहुत कमी है, उसकी स्थिति ऐसी है कि लोगों के बहुमत के हित के लिए उसका अधिग्रहण जरूरी है, तो सरकार ऐसा कर सकती है। लेकिन इसकी आड़ लेकर हर संपत्ति का अधिग्रहण करना और उसे निजी लोगों में, दूसरे लोगों में वितरित कर देना गलत होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है। तो मतलब वो जो अधिग्रहण का एक अधिकार सरकार के पास रहता है, उसकी गुंजाइश बाकी रखी है, लेकिन कुल मिलाकर एक ओवरऑल ये बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुना दिया गया निपुण सहगल कि हर निजी संपत्ति को सामुदायिक संपत्ति नहीं कहा जा सकता है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा फैसला दिया है और बहुमत ने ये माना है कि जो पुराने फैसले थे जिसमें निजी संपत्ति के अधिग्रहण की भी बात कही गई थी, वो एक खास राजनीतिक आर्थिक विचारधारा से प्रभावित थे, यानी कि मार्क्सवाद या साम्यवाद की जो विचारधारा, उससे प्रभावित वो फैसले थे, जहां पर कि ये माना गया था कि सरकार किसी भी संपत्ति को लेकर लोगों में वितरित कर सकती है। कोर्ट ने कहा है कि आज आर्थिक ढांचा बदल चुका है, निजी क्षेत्र का बहुत ज्यादा महत्व है। अगर इसको अनुमति दे दी गई कि सरकार किसी भी संपत्ति का ग्रहण कर सकती है, तो पूरा आर्थिक ढांचा चरमरा जाएगा और लोग निवेश से डरने लगेंगे। तो ऐसे में इसको अनुमति नहीं दी जा सकती। हालांकि अगर बहुत ज्यादा सार्वजनिक हित की बात हो और उस संपत्ति की वाकई में बहुत कमी हो, तो सरकार कुछ कदम उठा सकती है। तो ये कॉर्पोरेट जगत को एक तरीके से राहत देने वाला सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा निपुण? निश्चित रूप से कॉर्पोरेट जगत को राहत देने वाला और हर उस व्यक्ति को भी राहत देने वाला जो निजी संपत्ति रखता है, क्योंकि पैमाने बहुत सख्त कर दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। ये नहीं कहा है कि सरकार कभी भी अधिग्रहण नहीं कर सकती है, लेकिन उसके पैमाने बहुत सख्त होंगे और उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा सार्वजनिक हित हो रहा है जो इसी संपत्ति का अधिग्रहण करके ही हो सकता है और उसके बिना कोई चारा नहीं हो सकता। तो ये एक बहुत बड़ा कठिन पैमाना सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है। और साथ ही जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अपने इस फैसले में संपत्ति की स्थिति का भी जिक्र कर दिया गया है, उसको किस तरीके से देखा जाए? संपत्ति की स्थिति मतलब उससे कितना फायदा मिल रहा है, जो उसका ओनर है उसे, कुल मिलाकर इस तरीके का कोई आंकलन भी करना जरूरी होगा किसी भी संपत्ति और उसके सार्वजनिक हित में, अगर आप उसका इस्तेमाल करने का फैसला ले रहे हैं सरकार को। तो संपत्ति की स्थिति का मतलब ये है कि संपत्ति कहाँ पर स्थित है। वो मान लीजिए कोई ऐसी जगह है, मान लीजिए कोई रेतीला रेगिस्तानी इलाका है और जहाँ पर कोई उपजाऊ जमीन है, तो हो सकता है कि वो स्थिति और उसकी बहुत ज्यादा कमी है। सार्वजनिक हित में अगर सरकार को कोई कदम उठाना है तो वहां उसको सरकार देख सकती है कि ये निजी हाथों में रहेगा तो बहुत बड़ी आबादी है जिसका भला नहीं हो सकेगा। तो इस तरह की बातें हैं कि संपत्ति कहां पर स्थित है, उसकी कितनी कमी है, वहां पर कितना ज्यादा हित जुड़ा हुआ है सभी लोगों का। तो एक हाथ में सीमित रखने से उस संपत्ति को बहुत सारे लोगों का नुकसान हो रहा है। ऐसे पैमाने अपनाए जाएंगे भविष्य में और किसी भी संपत्ति का सरकार अधिग्रहण कर लेगी, ये संभव नहीं हो पाएगा। तो ये प्रेयर क्या थी? महाराष्ट्र सरकार किस मांग, किस याचिका के साथ पहुंची थी सुप्रीम कोर्ट? 2002 से आप बता रहे हैं मामला 9 जजों की बेंच के पास था। देखिए, महाराष्ट्र सरकार का एक कानून था जिसमें कि म्युनिसिपल एक्ट में बदलाव करके ये कहा गया था कि
कुछ संपत्तियां थी, मुंबई में संपत्तियां थी कुछ, जिनका अधिग्रहण करके सरकार वहां पर दूसरे मकान बनाना चाहती थी, जितनी भी संपत्तियां थी। तो प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन नाम की संस्था सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी कि इस तरह से हमारी संपत्ति का अधिग्रहण नहीं हो सकता है और ये हमारी संपत्ति है, सरकार दूसरों को फ्लैट देने के नाम पर या मकान देने के नाम पर इसे नहीं ले सकती इस तरह से। सुप्रीम कोर्ट ने अब साफ किया है अपने फैसले में, जो वाइडर जो एक बृहत जो पैमाना है उसको तय किया है, लेकिन जो इंडिविजुअल केसेस हैं, जो भी व्यक्तिगत जो ग्रीवेंसेस हैं लोगों के, उसको सुप्रीम कोर्ट की ही दूसरी बेंचें बाद में सुनेंगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक पैमाना तय कर दिया है, तो उसी कसौटी पर उस मामले को भी कसा जाएगा जहां पर लोगों ने व्यक्तिगत तकलीफ को सुप्रीम कोर्ट में रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक सवाल को आधार किया है, अब आगे जो निजी विवाद है उसका निपटारा आगे सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो फिर तो इसमें जो महाराष्ट्र और खासतौर से अगर मुंबई की बात की जाए तो यहाँ पर जो कुछ हाउसिंग सोसाइटीज हैं और वो रीडेवलपमेंट में जा रही होती हैं, तो कुल मिलाकर वो भी इसके दायरे में आएंगी निपुण सहगल। और ऐसे में जो संपत्ति की स्थिति है, तो कितनी पुरानी इमारत, जर्जर उसकी कितनी हालत, किस तरीके से वो लोगों की जिंदगी के लिए खतरा, ये वो तमाम राइडर्स हैं जो इसमें लगाए जाएंगे और इसी की गुंजाइश यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से छोड़ी गई है, यही समझ में आ रहा है। बिल्कुल, देखिए, सार्वजनिक हित को सुप्रीम कोर्ट ने तरजीह दी है, लेकिन सार्वजनिक हित के नाम पर निजी संपत्ति का बिल्कुल सरकार ब्लैटेंटली बिना किसी रोक टोक के अधिग्रहण कर ले, ये सुप्रीम कोर्ट की मंशा नहीं रही है। तो ऐसे में ये जो मामला है जिसके चलते ये विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था, वहां पर भी हर इंडिविजुअल केस में ये देखा जाएगा कि क्या वाकई में जो निजी संपत्ति है उसका अधिग्रहण करना सरकार के लिए जरूरी है या वो निजी हाथों में ही रहनी चाहिए। तो इसका फैसले का असर किस पर पड़ेगा? इस फैसले का असर तमाम राज्यों में अगर ऐसे कानून बने हुए हैं जहां पर कि सरकार ने खुद को अधिग्रहण की शक्ति दे रखी है, उस पर पड़ेगा। और अगर भविष्य में कोई सरकार इस तरह का कानून बनाना चाहती है, क्योंकि हमें यह समझना पड़ेगा कि जो नीति निर्देशक सिद्धांत है संविधान के अंदर, वो सरकार से अपेक्षा करते हैं कि आप इस तरह के कानून बनाएंगे भविष्य में। उसी में एक अनुच्छेद है 39B, जो कहता है कि सामुदायिक संपत्ति का बंटवारा सार्वजनिक हित में होना चाहिए। इसे लेकर ही विवाद था कि सामुदायिक संपत्ति क्या है, क्या निजी संपत्ति को भी ऐसा दर्जा दिया जा सकता है। आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि हर निजी संपत्ति को आप सामुदायिक संपत्ति बताकर, यानी पूरे समाज की संपत्ति बताकर उसका अधिग्रहण कर लें और समाज में बंटवारा कर दें, ये नहीं चल सकता है। अति अनिवार्य स्थिति में बहुत कठिन पैमानों का पालन करते हुए निजी संपत्ति का अधिग्रहण हो सकता है, लेकिन किसी भी संपत्ति को कभी भी सरकार अधिग्रहण कर ले और बोले हम इसको दूसरों में वितरित कर देना चाहते हैं क्योंकि नीति निर्देशक सिद्धांत ऐसा हमें अधिकार देता है या ऐसा हमसे अपेक्षा करता है, तो वो सही नहीं होगा। बहुत शुक्रिया आपका निपुण सहगल इस तमाम जानकारी के लिए। बहुत बड़ा सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला है, हर निजी संपत्ति को सामुदायिक संपत्ति नहीं कहा जा सकता है। ऐसा एक तरफा फैसला सरकारें नहीं ले सकती हैं, यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ कर दिया गया है। हाँ, गुंजाइश जरूर छोड़ी गई है ये कहते हुए कि साहब संपत्ति की स्थिति क्या है और साथ ही सार्वजनिक हित में निजी संपत्ति, सामुदायिक संपत्ति की घोषणा करने के लिए यहां पर गुंजाइश छोड़ी गई है। इसको देखते हुए समीक्षा की जा सकती है। तो अमेरिका में आज राष्ट्रपति पद के लिए मतदान का दिन, चुनाव का दिन। भारतीय समय के मुताबिक शाम 5:30 बजे से वोटिंग आज शुरू होने वाली है। और देखिए, चुनाव से पहले मिशिगन में डोनाल्ड ट्रंप की रैली। वोटिंग से ठीक पहले ट्रंप ने मिशिगन में अपनी रैली के जरिए कमला हैरिस पर फिर से निशाना साधा है। कमला के आने से अर्थव्यवस्था और खराब होगी, ये डोनाल्ड ट्रंप दोहरा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है बाइडेन की नीतियों से पहले ही अमेरिका को बहुत नुकसान हो चुका है। कमला हैरिस अगर आती हैं तो फिर अमेरिका की अर्थव्यवस्था और खराब होगी, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। ट्रंप ने ऐलान कर दिया हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। साफ तौर पर ऐलानिया अंदाज डोनाल्ड ट्रंप का मिशिगन में नजर आया। और हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह इस वक्त मौजूद है न्यूज रूम से, साथ ही स्टूडियो में लगातार हमारे साथ इस बड़ी कवरेज में पूर्व राजदूत दीपक बोरा जी बने हुए हैं। जल्दी से जरा आशीष का पहले रुख करेंगे। आशीष, ये मतदान से पहले जो आखिरी चुनावी सभा है, इससे पहले हमने कमला हैरिस को फिलाडेल्फिया में सुना और अब डोनाल्ड ट्रंप मिशिगन की अपनी आखिरी सभा अपने अंदाज में अपनी जीत का ऐलान खुद ही करते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ अर्थव्यवस्था, इसी मुद्दे को लेकर
अमेरिकी लोगों से अपील कर रहे हैं। आशीष, देखिए, एक तो स्विंग स्टेट है, बहुत ज़रूरी है, इसलिए वो वहाँ पर रैली का आयोजन कर रहे हैं, आखिरी रैली है उनकी। और आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ये एक ऐसा मुद्दा है, चाहे इन्फ्लेशन का हो, चाहे इलीगल इमिग्रेंट्स का हो, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप लगातार कमला हैरिस को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका में भी बाइडेन प्रशासन को लेकर के बड़े प्रश्न चिन्ह हैं, इसको लेकर के लोग डिससेटिस्फाइड हैं कि इनको लेकर के बहुत ज़्यादा कारगर कदम बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं उठाया। कमला हैरिस डेमोक्रेट्स की रिप्रेजेंटेटिव हैं जो कि इस बार प्रेसिडेंशियल रेस में है, लिहाजा डोनाल्ड ट्रंप पूरी भरसक कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह आखिरकार ये इंश्योर किया जा सके, उनकी आंसरेबिलिटी तय करा जा सके और वोटर्स को इन्फ्लुएंस कर सके, उनको इस बात के लिए कन्विंस कर सके कि ये वो कोर इश्यूज हैं जिन पर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन फेल किया, लिहाजा आप कमला हैरिस पर भरोसा नहीं कर सकते और एक बार फिर से राष्ट्रपति पद पर चुन करके मुझे आने का मौका दें और इन चीज़ों को दुरुस्त मैं कर सकूंगा। लास्ट मिनट एफर्ट है, देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कितना कामयाब होते हैं डोनाल्ड ट्रंप अपनी इन कोशिशों में। रोमाना, बिल्कुल रहिए मेरे साथ में, लौटूंगे आपके पास और आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ इस वक्त दीपक वोरा सर मौजूद हैं और जरा दीपक वोरा सर से ही समझते हैं, आप किस तरीके से रीड कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के इस आखिरी चुनावी भाषण को 24 राष्ट्रपति चुनाव की रेस के लिए? वो ही उन्हीं मुद्दों को उठाएगा जो चाहता है अमेरिकी लोग अपने ध्यान में रखें, जैसे कि आपके कॉलीग ने कहा है, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, इलीगल इमिग्रेंट्स, जो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या। आखिरी भाषण में जोरदार वार अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर कमला हैरिस पर, और वो जो बाइडेन की आर्थिक नीतियों को याद दिला रहे हैं अमेरिकी लोगों को। 100%। बिल्लू भाई क्लिंटन जो मेरे मित्र हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति होते थे, उन्होंने यही कहा था, इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड, क्योंकि अगर आपकी आर्थिक व्यवस्था कमज़ोर हो जाती है तो फिर आपके देश का भविष्य नहीं। फाइनली मैं एक, मेरी बेटी जो अमेरिका में रहती है, एक मीम भेजा है, इजाज़त दी तो पढ़ के कह देता हूँ। सारी दुनिया की नज़रें उस इलेक्ट्रल हॉस्पिटल में हैं अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका इज़ इन लेबर, लड़का होगा या लड़की 8 घंटे के बाद पता लगेगा। आई फाउंड दिस वेरी फनी। सर, आपका ये जो अंदाज है ना, चुटीला अंदाज, जिसमें आप गंभीर बातें भी और साथ ही साथ इस तरीके के हल्की फुल्की जो बातें हैं वो भी दर्शकों के साथ शेयर करते हैं, इसीलिए बहुत ही इंगेजिंग और एंग्रॉसिंग पूरी की पूरी कवरेज हो जाती है। थैंक यू सो मच इसको इतना एंटरटेनिंग भी बनाने के लिए। जगविंदर पटेल का रुख करते हैं और जरा उनसे जानते हैं कि अब तो बस फैसले की घड़ी आ गई है, मतलब अब तो मतदान शुरू होगा। वहां पर पेनिसिल्वेनिया में पूरा जोर कमला हैरिस अपने आखिरी चुनावी भाषण में, और यहां मिशिगन में पूरा जोर लगाते हुए डोनाल्ड ट्रंप साहब नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर स्विंग स्टेट्स और इन्हीं स्विंग स्टेट्स पर साथ हैं जिस पर दोनों की नजर। देखिए, पहली बात तो ये है कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने बाउंस बैक किया है, बराक ओबामा की पूरी ताकत लग गई, उनकी पत्नी की पूरी ताकत लग गई। ये सिर्फ कमला हैरिस नहीं लड़ रही हैं, लेकिन आप ये देखेंगे कि डेमोक्रेट की तरफ से पूरा इलेक्शन एक तरह से ओबामा ने पर्दे के पीछे से रहकर लड़ा है। यानी अगर जितनी कंट्रोवर्सीज में डोनाल्ड ट्रंप रहे हैं, जिस तरह से उनको अमेरिका की सत्ता से बाहर होना पड़ा था, उसके बाद मुझे ये लगता है कि ये एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जाना चाहिए उनका, कि एक वाइस प्रेसिडेंट जिनके मुकाबले वो चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें इन कंट्रोवर्सीज के बावजूद उनका अगर जो पोल परसेंटेज आ रहा है उसका मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं है, 1-2% से इस बार जो है वो नतीजे आ जाएंगे। खैर, वो मतदाता तय करेंगे। दूसरी बात क्या है, अमेरिका के चुनाव पर इस बार अमेरिकन्स की या इंडियंस की ही नजर नहीं लगी है, पूरी दुनिया की नजर लगी हुई है। जो कुछ यूक्रेन और रूस के बीच में हो रहा है, जो कुछ इजराइल लेबनान में इस टाइम कर रहा है, या फिर जो गाजा में हुआ है, क्या ये जो अनरेस्ट मिडिल ईस्ट में, या फिर हम ये कहें कि यूरोप और रशिया के बीच में जो चल रहा है, इसको कौन खत्म करवाएगा? क्या अगर यही सत्ता कंटिन्यू करती है तो ये ऐसे ही जारी रहेगा? क्या जो महंगाई है, चाहे वो अमेरिका की हो, यूरोप की हो, हमारे देश की हो या बाकी दुनिया की हो, क्या उसका इन युद्ध से कोई कनेक्शन है? क्या ये अनएम्प्लॉयमेंट इस वजह से हो रहा है? इसको ये जो अनरेस्ट है मिडिल ईस्ट का और यूरोप का और ये रशिया का क्राइसिस जो है, इससे जोड़कर देखा जा रहा है, ये खत्म होगा या नहीं, ये बड़ा सवाल है। और इसी वजह से शायद एक एडवांटेज डोनाल्ड ट्रंप साहब को यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है दीपक वोरा सर, कि डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि मुद्दे वही हैं, महंगाई का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, इमिग्रेशन का मुद्दा, और सरकार अभी जो बाइडेन डेमोक्रेट्स की है वो बहुत ही आसानी से घेरने में इन लोगों को कामयाब हो रहे हैं, और उनके पास हर समस्या का जो अमेरिकी जनता इस समय सामना कर रही है उसका एक समाधान है, बहुत ही क्रिस्प स्पष्ट भाषा में वो अपना समाधान देते हैं। और वहां दूसरी तरफ कमला हैरिस हैं जो बात करती हैं, पर वो सीधी और स्पष्ट इसलिए सुनाई नहीं पड़ती है क्योंकि वो लोकतंत्र की दुहाई देती हैं और दोबारा से वो ग्रीन एनर्जी और इस तरीके की बातें जो टैंजिबल नहीं है, उस तरीके के वो एक तरीके से सपने अमेरिकी जनता को दिखा रही हैं। ये बहुत परसेप्टिव कमेंट आपने किया है और पटेल साहब ने बहुत अच्छी तरह से ये समझाया है कि क्या हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप, आप जानती हैं, बिजनेसमैन है, और अगर आपको कभी मौका लगे
या मैं उस किताब को ढूंढ सकूं, उनकी दशक 1980s में एक पुस्तक लिखी थी, द आर्ट ऑफ द डील कैसे की जाती है। बड़ी इंटरेस्टिंग किताब उन्होंने लिखी थी। तो हर चीज़ में डील करना चाहते हैं। वो यूक्रेन रशिया का जो युद्ध है उसको वो ख़त्म करेगा, क्योंकि वो डीलिंग में बहुत बिलीव करता है। इजराइल गाजा भी कोई ना कोई वो डील बनाएगा। आपको याद होगा उसने कहा था कि आई कैन स्ट्राइक अ डील बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, में मीडिएशन कर सकता हूँ। हमने उसको कहा था कि नहा के आइए, उसके बाद बात करेंगे। तो वो उसमें हमने उसको खारिज कर दिया था उसके आइडिया को। पर वो ही इज अ गो गेटर, ही इज अ डूअर। और जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं इस समय अमेरिका में, मैम, जैसे कमला दीदी हैरिस जो दांत दिखाती रहती हैं सारा वक्त, वो बातें करते हैं डेमोक्रेसी की, इसकी उसकी, वो लोगों को इंप्रेस नहीं करता। लेट मी जस्ट टेल यू वन थिंग मैम, अमेरिका में कई साल रहा हूँ, पोस्टेड था, मैं हर साल 2-3 बार वहाँ जाता हूँ, इलेक्शन मैंने देखी हैं। वेरी सिंपल, जब ये बात करते हैं ना अनएम्प्लॉयमेंट की, इलीगल इमिग्रेशन की, माना जाता है कि 1 और 2 करोड़ के बीच इलीगल इमिग्रेंट्स आ गए अमेरिका चाइना करना चाहता है चाइना के ऊपर, क्योंकि जब मैं अमेरिका में पोस्टेड था, अगर मैं पतलून लेता था $10 की, अगले साल चीनी आया, बोला मैं $2 की दे दूंगा, सब वहां भाग गए। तो अमेरिका की मिनिमम वेज इतनी हाई है कि वो compete नहीं कर सकते ऑन लेबर कॉस्ट। लेकिन जो इलीगल इमिग्रेंट आता है न्यूयॉर्क में, जहाँ पे $20 है प्रति घंटा मिनिमम वेज, अगर इलीगल कहता है मैं $5 में काम करूंगा, लोग बड़े खुश हैं, वो बांग्ला करना शुरू कर देते। सो दिस इज अ मेजर इशू, और ट्रंप ने ये दुखती नस पर हाथ अपना रख दिया है। कमला उसका जवाब नहीं दे पा रही कि इतने सारे इलीगल इमिग्रेंट्स कैसे आ गए। वो बॉर्डर पे वॉल बनाना चाहते थे, आपने रोक दिया, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो अमेरिकन आर अनहैप्पी अबाउट, हैप्पी वो बिजनेस वाले जो कहते हैं जी बहुत सस्ते में काम हो रहा है, लेकिन द मेजॉरिटी अमेरिकन जो मिनिमम वेज पे डिपेंड करते हैं, वो अनएम्प्लॉयड है, वो नाराज है। जी, बहुत शुक्रिया सर आपका, और साथ ही हमारे दोनों सहयोगियों जगविंदर पटियाला और आशीष कुमार सिंह का। तो कुल मिलाकर कौन कितना ताकतवर, सबसे बड़ी टक्कर आज फैसला करना शुरू कर देगी अमेरिका की जनता। मतदान का दिन आज। और आइए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का हम रुख करें। उद्धव गुट के नेता हैं संजय राउत, उनका बड़ा बयान सामने है। अमेरिका में बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है, ये संजय राउत कह रहे हैं। देश में ईवीएम पर लोगों को आज भी संदेह है। तो देखिए, अमेरिका का चुनाव और उसको लेकर यहां अपने जो इलेक्टोरल सिस्टम है उस पर निशाना साधने का काम उद्धव गुट के नेता संजय राउत, शिवसेना उद्धव गुट के सांसद, उनकी तरफ से शुरू हो गया। कह रहे हैं निष्पक्ष चुनाव की बात कैसे की जा सकती है। तो चुनाव की प्रक्रिया पर ही एक बार फिर महाविकास अघाड़ी की तरफ से सवाल खड़ा कर दिया गया है, अमेरिकी चुनाव को बहाना बनाकर। सुनिए। देखिए, आज अमेरिका में चुनाव हो रहा है, वो बैलेट पेपर पर हो रहा है। अमेरिका जैसा देश आज बैलेट पेपर पर उनकी जनता अपना राष्ट्राध्यक्ष चुन रहा है, लेकिन हिंदुस्तान में ईवीएम के ऊपर आज भी लोगों के मन में संदेह है। तो कैसे आप निष्पक्ष चुनाव की बात कर सकते हैं? तो सुन रहे थे आप संजय राउत को, बड़ा बयान उन्होंने दे दिया है। कह रहे हैं अमेरिका में बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है, देश में ईवीएम पर लोगों को आज भी संदेह है। हालांकि इसमें जो एक तथ्य है जो मुझे लगता है दर्शकों को जानना चाहिए, वो ये कि अमेरिका में सिर्फ बैलेट पेपर ही नहीं बल्कि बैलेट मार्किंग डिवाइस से भी वोटिंग कर सकते हैं, और साथ ही डायरेक्ट रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी होता है वहां पर। तो ये अलग अलग सिस्टम्स है वहां पर, अलग अलग राज्यों में, आप जानते हैं, जिसके जरिए अमेरिका में वोटिंग होती है। हाँ, बिल्कुल सही, पोस्टल बैलेट के जरिए, बैलेट पेपर के जरिए वहां पर वोटिंग होती है। और 70% वोटर जो हैं वो पेपर बैलेट का अमेरिका में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फिलहाल इसी को लेकर उद्धव गुट की तरफ से निशाना साधा गया है कहीं ना कहीं भारत में चुनाव की प्रक्रिया पर। और आप जानते हैं, कल महाराष्ट्र में नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन था, 4 नवंबर की मैं बात कर रही हूं। महायुति के कई बागियों ने अपना नामांकन वापस लिया, जिसके बाद महाराष्ट्र में महायुति में सीट बंटवारे की अब जो तस्वीर सामने आई है आपको बता देते हैं। महायुति में बीजेपी ने 148 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। शिवसेना शिंदे गुट के 83 उम्मीदवार मैदान में हैं। अजीत गुट के 54 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, और साथ ही एनडीए के सहयोगी 6 सीटों पर चुनाव मैदान में। इस हिसाब से महायुति में कुल 291 उम्मीदवार मैदान में आ गए, क्योंकि 4 सीटों पर फ्रेंडली फाइट हो रही है। 288 ही विधानसभा सीटें हैं, लेकिन क्योंकि कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट हो रही है, इसीलिए ये जो उम्मीदवारों की संख्या है महायुति की, वो 288 से ज्यादा बैठती है। तो ये सीट बंटवारे का पूरा गणित भी आपके सामने है। वहीं अगर महाविकास अघाड़ी की बात की जाए तो उसका आंकड़ा भी आपके सामने है। कांग्रेस 102, शिवसेना उद्धव गुट 92, एनसीपी शरद पवार गुट 87 और अन्य सहयोगी जो हैं 7 सीटों पर वो भी चुनाव लड़ेंगे। यहां पर कहीं कोई फ्रेंडली फाइट की गुंजाइश नहीं है। कुल 288 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान, सभी सीटों पर सहमति बनाने में महाविकास अघाड़ी यहां
कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी मृत्युंजय सिंह इस वक्त मौजूद है। मृत्युंजय, दोनों गठबंधनों में तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी है। महायुति में 4 सीटों के आसपास जहां फ्रेंडली फाइट होगी, महाविकास अघाड़ी फ्रेंडली फाइट की कोई गुंजाइश नहीं। कुल मिलाकर अब तस्वीर साफ। निश्चित तौर पर तस्वीर साफ हो गई है। जो राजनीतिक एक बिसात कहते हैं शतरंज की, वो बिस चुकी है पूरी। अब तैयारियों के साथ में तमाम राजनीतिक दल मैदान में उतरेंगे। जो महायुति की हम बात करें तो 4 सीटों पर जो फ्रेंडली फाइट है उसमें से बड़ा पेच है। एक जो हम मुंबई की सीट है शिवाजी नगर मानखुर्द की, जैसा हम जानते हैं वहाँ पर नवाब मलिक खड़े हैं, साथ ही साथ सुरेश पाटिल शिवसेना से खड़े हैं। नवाब मलिक का कहना है कि उनकी लड़ाई नवाब मलिक वर्सेस ऑल है और वो बीजेपी और शिवसेना से कोई दोस्ती का कोई ये भी नहीं चाहते हैं, एहसान भी नहीं चाहते। इस प्रकार का बयान भी उनकी तरफ से आ रहा है। दूसरी जो सीट है वो मोर्सी की सीट है, अस्टी में आता है, जहां पर बीजेपी और एनसीपी अजीत पवार के बीच में लड़ाई है, फ्रेंडली फाइट है। तीसरी सीट पुरंदर की है, जहां पर शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस एनसीपी के बीच है। और चौथी शिवड़ी में, मुंबई की शिवड़ी सीट है, जहां पर एमएनएस ने उम्मीदवार दिया हुआ है बालानंद गांवकर को। वहां पर महायुति यानी एनडीए की तरफ से ना शिवसेना ना बीजेपी ने अपना उम्मीदवार नहीं दिया है, यानी एमएनएस को सपोर्ट किया है। इस प्रकार से 4 सीटों का समीकरण बनता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम एमवीए की बात करें तो एमवीए ने बहुत पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि कोई फ्रेंडली फाइट नहीं होगी। जो भी बागी खड़े होंगे उनको मनाने का काम उस पार्टी के वरिष्ठ नेता पर होगा और जो भी बागी नहीं मानता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और ऐसा हुआ भी। कल जब नामांकन 3 बजे तक वापस लेने का समय निकल गया और उसके बाद जो भी बागी थे जिन्होंने बगावत की उनके खिलाफ ठाकरे गुट ने भी कार्रवाई की है और आज कांग्रेस भी उन पर कार्रवाई करेगी। शाम तक लिस्ट भी आ सकती है कि किन के खिलाफ कार्रवाई की गई है। और शरद पवार गुट ने बहुत स्पष्ट कर दिया था कि जिन्हें शरद पवार जी ने नामांकन पत्र नहीं दिया है, एबी फॉर्म नहीं दिया है, उसके अलावा वो कोई भी अधिकृत उम्मीदवार नहीं है, कोई पार्टी के खिलाफ काम करेगा उस पर कार्रवाई होगी। तो कहीं ना कहीं एमवीए का फॉर्मूला एकदम क्लियर था, लेकिन महायुति में पेच फंसा हुआ था और इसीलिए हम देख पा रहे हैं कि 4 सीटों पर एक फ्रेंडली फाइट देखने को मिल रही है। यहाँ पर सामंजस्य नहीं बैठा, इसलिए 4 सीटों पर लड़ाई देखने को मिल रही है। बिल्कुल, लेकिन कमोबेश जहां से चुनाव का सिलसिला शुरू हुआ था और उस वक्त जो कहा जा रहा था कि साहब बहुत से बागी खेल बिगाड़ेंगे, अब वो स्थिति बदल गई है। कमोबेश बागियों को मना लिया गया है। बहुत शुक्रिया मृत्युंजय आपका तमाम जानकारी के लिए। भारत सरकार ने विकिपीडिया को नोटिस जारी किया है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रही हूं। एक तरफा और भ्रामक सूचना को लेकर यह नोटिस भारत सरकार ने विकिपीडिया को जारी किया है। सूत्रीय जानकारी दे रहे हैं। सरकार ने सवाल पूछा है कि आखिरकार विकिपीडिया को एक पब्लिशर क्यों ना माना जाए। विकिपीडिया की भूमिका पब्लिशर की या फिर मध्यस्थ की, ये वो बड़ा सवाल जो भारत सरकार की तरफ से पूछा गया है। विकिपीडिया को नोटिस जारी किया गया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त मौजूद है। जानते हैं नीरज से क्या जानकारी मिल रही है इस खबर को लेकर। नीरज, देखिए, लगातार विकिपीडिया को लेकर शिकायतें मिल रही थी कि जिस तरह से वो कंटेंट प्रसारित कर रहे हैं वो भारत की जो आंतरिक व्यवस्था है उसके खिलाफ है। यही कारण है कि भारत सरकार ने नोटिस जारी किया है विकिपीडिया को और नोटिस जारी करके ये पूछा है कि आप मध्यस्थ की भूमिका में हैं या प्रकाशक की भूमिका में हैं। तो आपको क्यों ना प्रकाशक में लिया जाए, क्योंकि जिस तरह से आप चीजों को प्रकाशित कर रहे हैं, एक एक विषय पे अपनी राय रख रहे हैं, उससे आपको प्रकाशक क्यों ना माना जाए। और यही कारण है भारत सरकार के आईटी मंत्रालय ने बाकायदा नोटिस जारी करते हुए उनसे जवाब तलब किया है। अब देखना ये होगा कि विकिपीडिया भारत सरकार को क्या जवाब देता है, लेकिन निश्चित रूप में भारत सरकार अपनी गाइडलाइंस को लेकर, अपने नियम और कानून को लेकर सख्त है। और यही कारण है कि आप देखें पिछले कुछ दिन पहले भारत सरकार ने कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नोटिस इशू किया था और उनसे इस बारे में कंटेंट को लेकर हिदायत दी थी। और इस बार विकिपीडिया को भी भारत सरकार ने कंटेंट के मामले में नोटिस जारी किया है। जी, लेकिन इस मामले में अभी तक का जो रुख है, आप बेहतर बताएंगे, वो कहीं ना कहीं फैसिलिटेटर के तौर पर खुद को वो इस रूप में बताता आया कि साहब वहां पर तो ऑप्शन होता है, आप एडिट कर सकते हैं, जाकर जो चाहे वो वहां पर अपनी जानकारी साझा कर सकता है। नीरज, बिल्कुल, विकिपीडिया में जानकारी साझा की है, लेकिन इंडिया में जिस तरह से विकिपीडिया कंटेंट स्वयं में प्रसारित कर रहा है, मसलन जैसे आप खुद हो, मान लीजिए
एक एंकर के तौर पर, तो आप चाहे जानकारी साझा करें चाहे न साझा करें, लेकिन विकिपीडिया के कई ऐसे मामलों में देखा गया विकिपीडिया खुद ही जानकारी एज ए रिपोर्ट प्रकाशित कर देता है आपके बारे में। तो ये कारण है, भारत सरकार ने इसी वजह से तो सवाल खड़े किए हैं कि भाई आप मध्यस्थ की भूमिका में हैं या प्रकाशक की भूमिका में, और क्यों ना आपको प्रकाशक मान लिया जाए। और कब तक जवाब देना होगा नोटिस का, इसको लेकर कोई अपडेट मिल रहा है? इसकी थोड़ी सी जानकारी नहीं है, लेकिन ये माना जाए टाइम बाउंड होता है। जब भी भारत सरकार कोई नोटिस देता है तो वो मिनिमम 15 दिन का समय देता है कि आप 15 डेज में अपना जवाब दाखिल करें। बहुत शुक्रिया नीरज पांडे आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, विकिपीडिया को भारत सरकार की तरफ से नोटिस, विकिपीडिया को एक पब्लिशर क्यों ना माना जाए, इसी को लेकर नोटिस भारत सरकार की तरफ से सूत्र बता रहे विकिपीडिया को दिया गया है। मैं अगली बड़ी खबर का रुख कर रही हूं। उत्तर प्रदेश में डीजीपी चयन से जुड़ी जानकारी सामने आई है। डीजीपी के लिए अब यूपीएससी को नाम नहीं भेजना पड़ेगा। यूपी सरकार खुद डीजीपी का चयन करेगी। योगी कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। यूपी में डीजीपी चयन से जुड़ी ये बड़ी खबर है। यूपी सरकार डीजीपी का चयन खुद कर सकेगी। यूपीएससी को अब नाम नहीं भेजने पड़ेंगे। योगी कैबिनेट में यह फैसला ले लिया गया है। हालांकि आपको बता दें, इसको लेकर सियासी प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। अखिलेश यादव जो हैं, वो योगी सरकार के इस फैसले पर चुटकी भी ले रहे हैं और कहीं ना कहीं राज्य और केंद्रीय बीजेपी के बीच के जो डिफरेंसेस हैं उसको हवाला देकर वो निशाना साधने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल यूपी में डीजीपी चयन से जुड़ी बड़ी खबर यही, योगी सरकार ने फैसला ले लिया है। डीजीपी के लिए यूपीएससी को नाम नहीं भेजना होगा। यूपी सरकार खुद डीजीपी का चयन करेगी। योगी सरकार के फैसले पर जो मंत्री हैं सुरेश खन्ना, उनका बयान सामने आया, कह रहे सही समय पर सही फैसला लिया गया है। समय रहते प्रस्ताव आया, इससे कानून का राज स्थापित होगा। यूपी में पूर्णकालिक डीजीपी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ योगी सरकार के सबसे वरिष्ठतम मंत्री सुरेश खन्ना जी हमारे साथ हैं। सुरेश जी, जिस तरीके से पूर्णकालिक डीजीपी का अभाव यूपी में चल रहा था, अब नई नियुक्ति होगी, पूर्णकालिक डीजीपी होगा, इसे कैसे देखते हैं? कल उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पास करके इस विषय पर, जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी का विशेष रूप से कानून का राज स्थापित करने का, जो शुरू से अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की बात करने का जो उद्देश्य था, उस उद्देश्य में मैं समझता हूं कि सबसे ज़्यादा आवश्यकता इस बात की थी कि हमारे पास पूर्णकालिक एक सुयोग्य डीजीपी हो, जो प्रदेश की जनभावनाओं का भी सम्मान कर सके और प्रदेश की कानून व्यवस्था को भी, पुलिस व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रख सके। उसी उद्देश्य से ये प्रस्ताव लाया गया था। अभी तक जो स्थिति थी वो संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से हम इसका चयन करते थे, जो अपने आप में काफ़ी देरी भी होती थी उससे, और जो व्यक्ति पूरी तरीके से जनभावनाओं के अनुरूप काम कर सके, इसमें भी कहीं न कहीं चूक होती थी। इसलिए मैं समझता हूँ कि अपने आप में ये प्रस्ताव समय रहते हुए जो आया है वो उचित है और इससे प्रदेश की कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने में सफलता मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने योगी सरकार के इस फैसले पर सवाल उठा दिए। डीजीपी को लेकर जो फैसला लिया गया है उस पर अखिलेश यादव सवाल पूछ रहे हैं कि व्यवस्था बनाने वाले खुद 2 साल रहेंगे। दरअसल योगी कैबिनेट ने फैसला लिया, उत्तर प्रदेश में डीजीपी पद की नियुक्ति सरकार की तरफ से गठित कमेटी करेगी। इसके लिए अब यूपीएससी को नाम नहीं भेजने होंगे और इसी फैसले पर अब राजनीति तेज हो गई है। सुना है किसी बड़े पुलिस अधिकारी को स्थायी पद देने और उसका कार्यकाल 2 साल बढ़ाने की व्यवस्था बनाई जा रही है। ये कहते हुए निशाना योगी सरकार पर साधा अखिलेश यादव ने। आगे लिख रहे हैं, सवाल ये, व्यवस्था बनाने वाले खुद 2 साल रहेंगे या नहीं? कहीं ये दिल्ली के हाथ से लगाम अपने हाथ में लेने की कोशिश तो नहीं है? देखिए किस तरीके से केंद्र और राज्य बीजेपी नेतृत्व के बीच एक तरीके से ये लड़ाई लड़ाने की कोशिश अखिलेश यादव की उनके इस सोशल मीडिया पर किए पोस्ट के जरिए नजर आती है। तो ये योगी सरकार ने जो फैसला लिया है कि सरकार कमेटी गठित करेगी और वो डीजीपी के नाम पर मोहर लगाएगी, इससे पहले डीजीपी का चयन कैसे होता था, नियम क्या था, जरा ये बता देते हैं आपको सिलसिलेवार तरीके से। उत्तर प्रदेश में डीजीपी की नियुक्ति यूपीएससी का पैनल करता था। राज्य के जो वरिष्ठ अधिकारियों के नाम है वो यूपीएससी
पैनल को भेजे जाते थे। डीजीपी के लिए पुलिस सेवा में 30 साल पूरा करना जरूरी था और वो जो यूपीएससी वाला पैनल था वो फैसला लेता था। इसके अलावा वरिष्ठता और बेदाग छवि जैसी अनिवार्यताएं थी। वो जो नाम भेजे जाते थे, यूपीएससी 3 नामों का चयन कर सरकार को वापस भेज देता था और 3 नामों में से सरकार एक अधिकारी का डीजीपी के लिए चयन करती थी। तो ये जो पूरा प्रोसेस था, अब इसमें से योगी कैबिनेट की तरफ से फैसला ले लिया गया है, यूपीएससी के को नहीं भेजना होगा। अब पैनल नाम सिलेक्ट करने के लिए खुद सरकार ही ये कर लेगी। और समाजवादी पार्टी की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, क्या कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता उदयवीर, सुनाते हैं आपको। उदयवीर जी, यूपी को अब पूर्णकालिक डीजीपी मिलने जा रहा है। पूर्णकालिक डीजीपी नहीं दे पा रहे थे इतने दिन से, खबर ये होनी चाहिए कि इतने दिन से नहीं दे पा रहे थे। केंद्र सरकार से अपने मनपसंद डीजीपी की हामी नहीं भरवा पा रहे थे। अब ये तय कर लिया कि केंद्र सरकार के लोग हमारी बात नहीं समझेंगे, इसलिए हम आत्मनिर्भर हो गई उत्तर प्रदेश की सरकार और उसने एक निर्णय कर लिया कि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं उनको किनारे करके हम खुद अपनी मर्जी का, अपना हमराज, अपने अच्छे बुरे में साथ रहने वाले डीजीपी को चुनेंगे। पुलिस का और राजनीतिकरण करने की कोशिश करेंगे और ये निर्णय इस देश के लोकतंत्र और संविधान के लिए एक खतरनाक है, खतरे की घंटी है। तो इससे तो कानून व्यवस्था और मजबूत होगी, ऐसा भाजपा का दावा है। ये भाजपा का दावा नहीं होगा, ये उत्तर प्रदेश सरकार का दावा होगा। दिल्ली में भी तो भाजपा है। अगर आपको कोई अमुक व्यक्ति को सेलेक्ट कराना है, पसंद है, तो दिल्ली की सरकार से उत्तर प्रदेश की सरकार क्यों नहीं करा पा रही? दोनों एक ही पार्टी के हैं, मोदी योगी साथ साथ हैं। योगी जी के लिए केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्रीय प्रधानमंत्री, दिल्ली के प्रदेश के प्रधानमंत्री से ज़्यादा महत्वपूर्ण एक पुराना रिटायर्ड अधिकारी सलाहकार और एक पुराना एसीएस होम जो दोबारा से बनने के लिए परेशान है, ये लोग महत्वपूर्ण हो गए। इसलिए केंद्र सरकार से अपनी बात नहीं समझ पा रहे और अपने आप अपना निर्णय लेना चाहते हैं। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 2-2 हाथ करने को तैयार हैं, यानी लगाम अपने हाथ में लेने को तैयार हैं योगी आदित्यनाथ केंद्र से। और इसका क्या मतलब हुआ? जब एक दल होता है, हायरार्की होती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, तो या तो अपनी बात समझा ली जाती है या जो बहुमत की या बड़े की राय है वो मान ली जाती है। ये निर्णय उत्तर प्रदेश के एक भाजपा शासित राज्यों के एक राज्य द्वारा ये बताता है कि केंद्र के साथ वो एक दूसरे को फूटी आंख देखना नहीं चाहते। आपको नहीं लगता इससे यूपी की कानून व्यवस्था और मजबूत होगी? कानून व्यवस्था से कोई इसका मतलब नहीं है, ये मनमर्जी मजबूत होगी। क्योंकि जो नियम सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के बाद बने हैं और जिसमें कई केंद्रीय और प्रदेश की एजेंसियां इन्वॉल्व करके निर्णय चुना जा रहा था, यदि उससे इतर अपनी मनमर्जी से डीजीपी बनाया जाता है तो मनमर्जी से कभी कानून व्यवस्था नहीं सुधरती। कानून व्यवस्था सुधारने से बनती है, कानून का पालन करने से सुधरती है, नियमों को मानने से सुधरती है। आप एक आदमी को, योगी आदित्यनाथ, अगर नियम विरुद्ध पुलिस से द्वारा अत्याचार उत्पीड़न कराएंगे तो वो पुलिस वाले भी आज़ाद हो जाएंगे, वो अपनी मनमर्जी से 10 और करेंगे और वही उसी आग में उत्तर प्रदेश जल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दे दी है। यूपी मदरसा एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला खारिज कर दिया है, जिसने मदरसा एक्ट को रद्द करने का फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाया है। मदरसा एक्ट की संवैधानिकता को मान्यता सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दे दी गई है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी निपुण सहगल इस वक्त मौजूद हैं। निपुण से ही जानेंगे। अच्छा, निपुण अभी हमारे साथ नहीं है, हम निपुण का रुख करेंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि ये उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट और इसको लेकर देश की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई थी, क्योंकि इससे पहले उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट की तरफ से इस मदरसा एक्ट को रद्द करने का फैसला सुनाया गया था, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था और अब सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा एक्ट को मान्यता दे दी है। उत्तर प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा एक्ट को मान्यता दी। मदरसा एक्ट को खारिज करने की वजह से उत्तर प्रदेश में जो मदरसे हैं उन पर तलवार लटक गई थी और ऐसे में ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले में
मदरसा एक्ट को मान्यता दे दी है, उसकी संवैधानिकता को बरकरार रखा है। हालांकि जिस तरीके से इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, चर्चा चली, उसमें कहीं ना कहीं मदरसों में जो पढ़ाई का स्तर है, क्या उसकी जो बराबरी है, तुलना है, वो अन्य जो बोर्ड्स हैं उनकी पढ़ाई के साथ की जा सकती है, इस तरीके के तमाम वो सवाल थे जिस पर अदालत की तरफ से विचार किया गया। और आखिरकार में ये मदरसा एक्ट और इसकी संवैधानिकता, सुप्रीम कोर्ट ने जब उसे कानून की कसौटी पर कसा तो सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा एक्ट की संवैधानिकता को मान्यता दी है। ये बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला खारिज कर दिया है जिसने मदरसा एक्ट को खारिज किया था। हाईकोर्ट ने इसे संविधान के मौलिक ढांचे के खिलाफ बताया था। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी वीरेश पांडे इस वक्त मौजूद हैं। वीरेश, हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है। मदरसा एक्ट को मान्यता सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दे दी गई है। उत्तर प्रदेश न सिर्फ एक कानूनी तौर पर बल्कि सियासी तौर पर भी फैसले के मायने बड़े होंगे। निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ के फैसले पर एक तरीके से मुहर लगाया सुप्रीम कोर्ट ने और कहा है कि राज्य सरकार शिक्षा को नियमित करने के लिए कानून बना सकती है और इसमें सिलेबस, छात्रों का स्वास्थ्य जैसे कई पहलू शामिल हैं और ये राज्य सरकार का अधिकार क्षेत्र है, इसलिए हम इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फैसला पढ़ रहे हैं और उन्होंने लिखा है कि हमने यूपी मदरसा एक्ट की संवैधानिकता को मान्यता दे दी। एक बड़ा जजमेंट है यूपी सरकार और योगी सरकार के पक्ष में। हाईकोर्ट ने इसे संविधान के मौलिक ढांचे के खिलाफ बताया था। जो हाईकोर्ट ने फैसला दिया था वो योगी सरकार के फैसले के, योगी सरकार के कामकाज के खिलाफ था, लेकिन जो योगी सरकार है हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाई और सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार के कामकाज, उनके नियम कानून पर मुहर लगा दी है और हाईकोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया है और यह कहा है कि यह तो सरकार का, राज्य सरकार का अधिकार है, जिस अधिकार का प्रयोग योगी सरकार ने किया है और इस पर हम ज्यादा हस्तक्षेप नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि मदरसा मजहबी शिक्षा भी देते हैं लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य शिक्षा ही तो है और अगर शिक्षा उनका मुख्य उद्देश्य है तो शिक्षा को नियंत्रित और नियमित करने की व्यवस्था राज्य सरकार की है। तो राज्य सरकार ने अगर कोई नियम कानून बनाया है तो वो कानून के दायरे से ज्यादा संविधान के मौलिक अधिकार को किसी भी तरीके से उसका उल्लंघन वो नहीं करती है। अगर वो मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं करती है तो ऐसे में हाईकोर्ट का जो फैसला है वो उचित नहीं है। मदरसा हो या कोई भी शैक्षणिक संस्थान हो जो एक राज्य सरकार के दायरे में आती है, चूंकि वहां भी शिक्षा की प्रणाली है, तो ऐसे में शिक्षा को नियमित करने का काम राज्य सरकार का है। राज्य सरकार के फैसले में हम कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, राज्य सरकार अपना काम करे। उन्होंने यह भी कहा है कि किसी भी छात्र को धार्मिक शिक्षा के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, किसी भी छात्र को धार्मिक शिक्षा के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। मदरसा को लेकर योगी सरकार ने बहुत सारे ऐसे फैसले किए हैं जिसको चुनौती हाईकोर्ट में दी गई है। मदरसा और जो अल्पसंख्यक कल्याण के लिए काम करने वाले बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं, एनजीओ हैं जो योगी सरकार के फैसले को पलटने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाई थी। हाईकोर्ट ने उनका समर्थन किया था और राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया है और योगी सरकार की इस मामले में हम कह सकते हैं एक राहत भरी खबर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो योगी सरकार के फैसले के साथ खड़ा है। और लिखते हैं इसमें, कहते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पांडे, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से योगी सरकार की जो नियत, योगी सरकार की जो मंशा, क्योंकि जिस बात का जिक्र मैं पहले भी कर रही थी कि साहब गुणवत्ता इन मदरसों में शिक्षा के लिहाज से किस तरीके की हो, और उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब सुनवाई हो रही थी तो सवाल भी पूछा गया था कि साहब क्या अन्य बोर्ड में जिस तरीके की शिक्षा दी जाती है उसके साथ तुलना में यहां मदरसे से पढ़कर जो बच्चे निकल रहे हैं वो जीवन यापन में अपने सक्षम होते हैं या नहीं, इस तरीके के तमाम मुद्दे थे जो चर्चा के दायरे में आए थे। तो उस लिहाज से जो नियत योगी सरकार की उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है, संवैधानिकता मान्यता देते हुए योगी सरकार के इस मदरसा एक्ट को। निश्चित रूप से मदरसा एक्ट में मदरसा बोर्ड को फाजिल, कामिल जैसे डिग्री देने का अधिकार दिया गया है।
ये यूजीसी एक्ट के खिलाफ है, इसे हटा देना चाहिए। ये सारी चीजें जो जजमेंट में है। डिग्री देना असंवैधानिक है, बाकी एक्ट संवैधानिक है। किसी भी छात्र को धार्मिक शिक्षा के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। मदरसा मजहबी शिक्षा भी देते हैं, लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य शिक्षा ही है। तो शिक्षा है तो उसको नियंत्रित करने का काम राज्य सरकार का है, और राज्य सरकार ने अगर नियमित करने का, नियंत्रित करने का और उसे संचालित करने का अगर फैसला किया है, नियम बनाया है, तो ये मौलिक अधिकार के खिलाफ कैसे है, ये सवाल भी है। आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। वीरेश पांडे इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी इस वक्त मौजूद हैं, जरा उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं। शहाबुद्दीन रिजवी साहब, आपकी प्रतिक्रिया सर। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट को लेकर बड़ा फैसला सुना दिया है, इसको मान्यता दे दी है। जी, ये बहुत ऐतिहासिक और तारीखी फैसला है, और सुप्रीम कोर्ट से तमाम जो लाखों की तादाद में मदरसे हैं और लाखों की तादाद में बच्चे मुदरसीन वाबस्ता हैं, इन लोगों की बड़ी उम्मीदें कायम थी, और यही उम्मीद थी और यही हम लोग समझ भी रहे थे कि हमारे साथ में इंसाफ होगा, न्याय मिलेगा। वो सुप्रीम कोर्ट ने करके दिखाया है। सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा और बढ़ा है मुसलमानों का और मदरसे से मुतालिक लोगों का। ये ऐतिहासिक और तारीखी फैसला है, इसका हम इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं। और हम जो जज फाजिल जज थे, जिन लोगों ने फैसला हाईकोर्ट के फैसले से क्या आपत्ति थी सर? हाईकोर्ट के फैसले से क्या आपत्ति थी मौलाना साहब? हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया था वो गलत दिशा में फैसला था, जबकि यहाँ पर जब से गवर्नमेंट बनी है, उत्तर प्रदेश बना है, उस वक्त से अरबी फारसी शिक्षा के ताल्लुक से और हिंदी और संस्कृत की पाठशालाओं के ताल्लुक से अलग अलग बोर्ड बने हैं और वो काम करते चले हैं। ये गलत दिशा में दिया गया फैसला था। अच्छा, कुछ दिक्कत आ गई है, कनेक्शन हमारा कट गया है। मौलाना साहब अपनी बात रख रहे थे, लेकिन इस बीच सीधे आपको लेकर चलते हैं। निपुण सहगल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला निपुण से ही समझते हैं, इसके मायने निपुण जरा बताइए विस्तार से। उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट, उसको मान्यता सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दे दी गई है। बिल्कुल रोमाना, इसका सबसे बड़ा असर ये है कि जो सरकारी अनुदान पर मदरसा बोर्ड के तहत जो मदरसे चल रहे थे वो चलते रहेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी अंतरिम रोक लगा रखी थी हाईकोर्ट के आदेश पर, लेकिन आज अंतिम फैसला आ गया है। यानी मदरसे जो सरकारी अनुदान से चलते हैं, जो मदरसा बोर्ड के तहत आते हैं, वो चलते रहेंगे। मदरसा बोर्ड अपना काम करता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पूरी तरह से मदरसा एक्ट को असंवैधानिक करार देना गलत था। सिर्फ ये पहलू इसकी मान्यता नहीं दी जा सकती है कि फाजिल और कामिल जैसी जो उच्च डिग्रियां हैं, जो यूनिवर्सिटी के या कॉलेज की डिग्री के बराबर की डिग्रियां हैं, उनको नहीं मान्यता दी जा सकती है। तो वो डिग्रियां जो है मदरसे नहीं दे पाएंगे या मदरसा बोर्ड नहीं दे पाएगा। लेकिन जो शिक्षा है मदरसा बोर्ड में के सिलेबस के मुताबिक जो शिक्षा दी जाती है वो चलती रहेगी। सरकार उसका नियमन कर सकती है, उसको रेगुलराइज कर सकती है, उसमें सिलेबस में और चीजें जोड़ सकती है, छात्रों के स्वास्थ्य से और शिक्षा से संबंधित, और उसका विकास कर सकती है। ये सारी चीजें की जा सकती है, लेकिन मदरसा बोर्ड को रद्द कर देना और मदरसों को बंद कर देना ये सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है। बिल्कुल। और ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में जब गया था तो हाईकोर्ट की तरफ से क्या फैसला था और फिर याचिका में क्या मांग की गई थी? निपुण, देखिए, हाईकोर्ट ने ये कहा था कि मदरसा एक्ट ही पूरी तरह से असंवैधानिक है, क्योंकि इसमें सरकारी अनुदान पर मदरसे चलाने की बात है और ये धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। सरकार किसी एक धर्म की शिक्षा के लिए पैसे नहीं खर्च कर सकती है। हाईकोर्ट ने इस आधार पर मदरसा एक्ट को असंवैधानिक कहते हुए सभी मदरसों को बंद करने और वहां पढ़ रहे बच्चों को दूसरे स्कूलों में ट्रांसफर करने की बात कही थी। सुप्रीम कोर्ट ने अब कहा है कि इसको धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ बता देना पूरी तरह से सही नहीं है, या संविधान के मौलिक ढांचे के खिलाफ बता देना सही नहीं है जी। और वो अपने धार्मिक चरित्र को बरकरार रखते हुए भी सेक्युलर शिक्षा वहां दी जा सकती है। सरकार सिलेबस को नियंत्रित कर सकती है। ठीक है, आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास।